Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edu's News Analysis. Today is 21st August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Edu's News Analysis. link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर cover हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज पल्सेस प्राइस में स्पायरल एज डेफिसिटरी इन मास सोइंग. अब आप सभी को पता है जैसे कि अभी जो टोमेटो के हमारे टमाटर के प्राइसेस हैं वो यहाँ पे कूल डाउन हो रहे हैं, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपकी पल्सेस हैं जो दाल हैं उनके प्राइस आने वाले टाइम पर हमारे क्या हो जाएंगे, राइज होंगे. ये आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा. ओके ये क्यों हो रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया की जो हाफ ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है. ओके और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस पर डिपेंड है, यहाँ पर जो मॉनसून पैटर्न है किस पर डिपेंड है, यहाँ पर मॉनसून पर यहाँ पर डिपेंड है. अब इसी के चलते आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यहाँ पे इस साल क्या आने वाला है, अल नीना, ला नीना, इस तरीके के जो इफेक्ट्स हैं ये क्या करता है, जो मॉनसून होता हमारा उसका जो पैटर्न होता है उसको चेंज कर देता है. और जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंड है हमारे मॉनसून पर. तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है तो उसकी सप्लाई नहीं होती है, और जब सप्लाई यहाँ पर सही से नहीं होती है तो पर्टिकुलर जो आइटम होता है, कोई भी प्राइस होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसके प्राइसेस यहाँ पर राइज होने लगते हैं. जो टमाटर थे हमारे उसके प्राइस यहाँ पर क्यों राइज हुए थे, आप सभी को पता था कि पीछे से उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, है ना. हमारा जो नॉर्थ इंडिया में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश इस एरिया में इस सीजन में क्या होगा, आपका टमाटोज ग्रो करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई होगा मार्केट में, तो प्राइसेस यहाँ पर इतने ज़्यादा हाइक नहीं करेंगे. बट हमने क्या देखा, वहाँ पे फ्लड आया जिसके कारण वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और ड्यू टू दैट हमें यहाँ पर टमाटर के प्राइसेस 200 रुपये, 400 रुपये, मतलब ये जो आपके 200 से ज़्यादा यहाँ पर प्राइस देखने को मिलता है. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा. तो आपको यहाँ पर देखिए इस टॉपिक को हम अपने टॉपिक से कैसे लिंक कर सकते हैं. पहला यहाँ पर आता है किसकी, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं. तो इंडियन एग्रीकल्चर यहाँ पे किस पर डिपेंड है, मॉनसून पर डिपेंड है. इसी के चलते हमने ये देखा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इसी के चलते हम अब बात करते हैं किसकी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की. किसकी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो मॉनसून का पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, इसलिए हमें बात करनी चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की. दूसरी हम फिर बात करते हैं किसकी, फूड सिक्योरिटी की. किसकी, फूड सिक्योरिटी की. अगर मॉनसून पैटर्न इसी तरीके से चेंज होता रहा तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी भी हमें फेस करनी पड़ सकती है. इसी के चलते फिर हम बात करते हैं किसकी, वेयर हाउसेस की. यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉक रखना होगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इन दैट केस गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करे, पीछे से सप्लाई करे, और इस तरीके का जो इन्फ्लेशन वाला ये पॉइंट आता है, मतलब कि जो प्राइसेस हैं फूड का प्राइसेस उसमें राइज होता है, वो देखने को हमें ना मिले. ओके आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो रहा होगा, और हमें इसको अपने टॉपिक से कैसे लिंक करना है ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. कल का हमारा क्वेश्चन ये था, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में हमारा कल का ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या कहती है, लद्दाख प्लेटो इज सिचुएटेड बिटवीन काराकोरम एंड हिमालय माउंटेन रेंजेस. पहली स्टेटमेंट हमारी ये कहती है कि लद्दाख प्लेटो की हम बात करते हैं. लद्दाख प्लेटो आपका किसके कहाँ पर है, काराकोरम रेंजेस है हमारी और हिमालय माउंटेन रेंजेस के बीच में है. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, या आप लोगों को बताना था. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग तिब्बत प्लेटो इज सिचुएटेड बिटवीन कुलुन एंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस. हम अब बात कर रहे हैं किसकी, तिब्बत प्लेटो. देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तिब्बतन प्लेटो. तिब्बतन प्लेटो कहाँ होगा आपका, ये चाइना साइड में होगा. ओके तो ये क्या पूछ रहा है कि जो कुलन है और हिमालय माउंटेन रेंजेस है तो उनके बीच में आपको तिब्बतन प्लेटो देखने को मिलता है, वहां पर आपका तिब्बतन प्लेटो है. तो यू हैव टू टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. Now, third statement is saying Armenia plateau is bordered by Caspian and Black Sea. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, हम अर्मेनिया प्लेटो की बात कर रहे हैं. उसका जो बॉर्डर लगता है, अगर हम प्लेटो की बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेटो है तो इसका जो बॉर्डर लग रहा है वो एक ब्लैक सी की तरफ से लग रहा है और दूसरा यहाँ पे कैस्पियन सी है. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग, ये आप लोगों को बताना है. कल जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है और जिन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आज अभी कॉमेंट सेक्शन में करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. ओके तो सब लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे.
ओके, नाउ हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं हमारे आंसर को। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख प्लेटू जो हमारा है, आप मैप देखिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा और आप ज़्यादा से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ये है हमारी काराकोरम रेंजेस। ओके, यहाँ पर आपको देखता है ये लद्दाख, यहाँ पे रेंजेस आती हैं और यहीं पर आपका लद्दाख प्लेटू है। यहाँ पर हमारे शिवालिक्स आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि जो लद्दाख प्लेटू है वो सिचुएटेड है किसके बीच में, काराकोरम और हिमालय माउंटेन रेंजेस के। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिब्बतन प्लेटू की। नाउ फिर से हम मैप देखेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, ये है हमारा तिब्बतन प्लेटू, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो तिब्बतन प्लेटू यहाँ पर आपकी हिमालयाज है, आप सभी को पता है, और यहाँ पे कुलन है। ओके, तो आपका जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, तिब्बतन प्लेटू सिचुएटेड बिटवीन कुलन एंड हिमालय माउंटेन रेंजेस, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज अर्मेनिया प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय कैस्पियन एंड ब्लैक सी, और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन क्या निकलता है, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट हमारी कैसी है, यहाँ पर सही हो जाती है। आप एक बार मैप में और देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका ब्लैक सी, ओके, और ये हमारा कैस्पियन सी। यहाँ पर ये अर्मेनिया आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम अर्मेनिया प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो बॉर्डर लगती है वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के साथ लगती है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, मतलब कि कुछ नाम दिए गए हैं प्लेसेस के, और आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मतलब कि कौन कौन से यहाँ पे ये प्लेसेस आते हैं। तो पहला है गल्फ ऑफ मन्नार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एदन एंड पर्शियन गल्फ। तो आपको क्या बताना है कि चार आपके पास प्लेसेस हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एदन एंड पर्शियन गल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें क्या बताना है, अबव पूछा गया। ठीक है, ये है हमारा अर्थ, मान लीजिए ग्लोब है। ओके, ये आपका इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये नीचे वाला होता है, इक्वेटर होता है, और ये बीच की जो लाइन होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसमें क्या पूछा, अबव। अब मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसमें से चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुने फीमेल स्कूल। हमें ये बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड। आपके पास यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सरोजनी नायडू। इसमें से यहाँ पर जो हिंदू फीमेल स्कूल था उसके सेक्रेटरी कौन थे। पहले आपको क्या बताना है कि 4 नामों में से आपके पास ये जो 4 नाम है, इस 4 नाम में से हिंदू फीमेल स्कूल का जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे। उसके बाद ये जो आपका स्कूल है लास्ट बाद में इसका जो नेम होता है वो चेंज हो जाता है, जिसका नाम यहाँ पे बैथुने फीमेल स्कूल के नाम से रखा जाता है। बट उससे पहले यहाँ पर इस स्कूल के सेक्रेटरी कौन थे ये आप लोगों को बताना है कॉमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। अब देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो 1860s के आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो जितने भी लॉज थे उनको चेंज किया जा रहा है। अभी ये बिल आया है, क्या आया है आपका, ये बिल आया है, और जब से ये बिल आया है तब से हमने कम से कम 4 से 5 आर्टिकल इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी को पता है। अभी ये बिल किसके पास गया है, कमिटी के पास गया है। ये बिल अभी एक्ट नहीं बना है। जब तक ये बिल आपका एक्ट नहीं बन जाता है तब तक इसमें मतलब कि एक दिन छोड़कर कभी ना कभी आपको एक ना एक आर्टिकल देखने को जरूर मिलेगा कि उस एक्ट में क्या बातचीत की जा रही है। अब इस आर्टिकल में देखिए, जो बिल है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि बिल के अंदर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कौन से प्रोविजंस हैं उनमें चेंज हो रहा है, ऐसी कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं की जा रही है। यहाँ पर बातचीत किसके ऊपर की जा रही है कि जो बिल का नाम है, यहाँ पर जो बिल का नाम है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन पीनल कोड की, उसको अब किससे रिप्लेस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है। हम बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को यहाँ पर चेंज किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, और इंडियन एविडेंस एक्ट को यहाँ पर भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बिल का नाम है ना उस पर क्वेश्चन उठाया गया है इस पूरे आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें पढ़नी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल है आपका, उनको उसके प्रोविजन से अभी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस जो बिल का नाम है
इसमें आप देख रहे होंगे आपको हिंदी वर्ड्स ज्यादा दिख रहे होंगे, है ना। अंदर तो बिल के अंदर जो भी प्रोविजंस है, जो भी एक्ट है, सेक्शन यहाँ पे सेक्शंस वगैरह होंगे हमारे, वो तो इंग्लिश में है। बट बिल का अगर हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो बिल का पूरा नाम है वो किस में है, हिंदी में है, जो कि हमारा आर्टिकल 348 का क्या कर रहा है, वॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो मेन क्रक्स आर्टिकल का सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ज्यादा इसमें इंडल्ज होने की इस आर्टिकल में जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं कि देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट को हम भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन बिल का जो नाम रखा गया टोटली हिंदी में रखा गया, जो कि हमारा जो आर्टिकल 348 है उसको यहाँ पर वॉलिड कर रहा। अब आर्टिकल 348 क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें ये कहा जाता है, आर्टिकल 348 हमारा ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है हमारी, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है हमारी, वो कोई भी एक्ट पास करती है, कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट निकालती है, तो वो कैसा होना चाहिए, आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, इस आर्टिकल का यहाँ पर वॉल्यूशन कर रहा है। एक तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है नॉन स्पीकिंग हिंदी पीपल के ऊपर में। अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, उसको यूनाइट करने का कोई ना कोई एक फैक्टर होता है। आप सभी जानते हैं, हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो उस कंट्री को यूनाइट करने का एक फैक्टर होता है। पहला फैक्टर हम यहाँ पर ले सकते हैं कैसे कि रिलीजन हो सकता है, कि यहाँ पर हमें कॉमन रिलीजन देखने को मिलता है, तो ऑन दैट बेसिस हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को या कंट्री को यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे कंट्री में नेशन देखे होंगे जो कि रिलीजन बेसिस पर यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड है। अगर रिलीजन आपका यहाँ पर वर्क नहीं करता है तो सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज का आ जाता है। यहाँ पर अगर कॉमन लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं तो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, नेशंस को यहाँ पर यूनाइट करते हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स है जिस बेसिस पर हम क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं। बट अगर हम इन चीजों को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इंडिया में यहाँ पर आपको बहुत सारे रिलीजन भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी यहाँ पर लैंग्वेजेस भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर था तो बात की जा रही थी कि हिंदी को हम क्या बनाएंगे, हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। बट जो नॉन स्पीकिंग पीपल थे, नॉन स्पीकिंग हिंदी पीपल थे, उन्होंने इस पर क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया कि ये एक तरीके से क्या कर रहा है, उनकी लैंग्वेजेस को डाइल्यूट कर देगा, है ना। उनकी लैंग्वेजेस यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मतलब कि एक तरीके से उसको डायल्यूशन हो जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो इसी के चलते आज इंडिया की आप सभी को पता है कि कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी कामकाज होगा हमारा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर होगा। इवन हमारा जो स्केड्यूल 8 है उसमें हमने 22 लैंग्वेजेस को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है ना। और वही 22 लैंग्वेजेस एक तरीके से क्या होती है, हमारी ऑफिशियल वर्क के लिए भी हम उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो सिर्फ आपको कौन सा आर्टिकल 348 के बारे में पता होना चाहिए। आप और देख सकते हैं आर्टिकल 348 क्या है, इसके आपके 2 क्लॉज हैं। क्या पहला क्लॉज क्या कहता है, स्टेट दैट अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड अदरवाइज ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। यहाँ पर हमारा देखिए आर्टिकल 348 की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ आर्टिकल 348 की, ये तो सब क्लॉजेस हैं। ओके, हम सिर्फ आर्टिकल 348 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 348 ये कहता है कि पार्लियामेंट और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव है वो कोई भी एक्ट लेकर आती है या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट लेकर आती है तो वो इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये कहता है कि पार्लियामेंट जब तक कोई लॉ लेकर नहीं आ जाती है तो तब तक यहाँ पर जो हाई कोर्ट है और आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस में होंगी, इंग्लिश में होंगी। ओके, आर्टिकल 348 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट में विद द प्रोविजन कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथोराइज टू यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट। यहाँ पर गवर्नर को पावर दी जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का पहले कंसेंट ले लेंगे और उसके बाद जो हाई कोर्ट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहां पर वो पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पर आर्टिकल 348 क्या है क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पायलट फैटिग इन इंडिया अ वेकअप कॉल फॉर एयरलाइंस। अब हम सिविल
एविएशन की बात करते हैं, सिविल एयरलाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पायलट फटीग की बात की जा रही है। पायलट फटीग का मतलब हमें बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। इसमें 3 जो आपके एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स है, वो उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, बताया गया है। पहला क्या है, ऑन October 12, 1976, यहाँ पे 1976 की बात की जा रही है। एन इंडियन एयरलाइंस कैरावल फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू मद्रास क्रैश शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ बॉम्बे एंड वाइल अटेम्प्टिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग किलिंग 95 पैसेंजर ऑन बोर्ड। यहाँ पर क्या होता है, ये 1979 की बात है, सॉरी 76 की बात है, जिसमें यहाँ पर जो 95 जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी यहाँ पर जान जाती है। उसके बाद यहाँ पर पता चला, इसका मेन रीजन क्या बताएगा, मेन रीजन ये बताया जा रहा था कि जो पायलट था वो स्लीपी फील कर रहे थे। उनकी जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो कॉकपिट वॉइस में मतलब रिकॉर्डिंग उनकी सुनी गई, तो उनको ये बताया गया कि जो पायलट था वो बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहे थे, इसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें जो पायलट होते हैं वो पास्ट अवे हो जाते हैं, मतलब कि प्लेन में ही उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियक मतलब उनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके जो को पायलट्स होते हैं वो फिर यहाँ पे लैंडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड में हमें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी चाहिए, पायलट फैटिग की बात करनी चाहिए, ठीक है। हम जो हमारा ये सिविल एयरलाइन एविएशन है, इसकी हम जो बात करते हैं, ये वाला जो सेक्टर है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। यहाँ पर कंपनीज ज्यादा से ज्यादा क्या सोचती हैं कि हमें यहाँ पर क्या हो, प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट के साथ साथ हमें क्या देखना होगा, जो पायलट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनका जो हेल्थ है वो सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर पायलट्स हेल्दी नहीं होंगे, उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जो पायलट्स का काम होता है चाहे वो 10 घंटे काम करे और जो हमारा नॉर्मल डे में 10 आवर्स का जो वर्क होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो डिफरेंट होता है हमसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो पायलट फटीग है इंडिया में, इसको यहाँ पर क्या है, एक एयरलाइंस के लिए वेकअप कॉल है कि हमें इसे क्या करना होगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ रहा होगा, इस आर्टिकल में क्या डिस्कस करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, बस इसमें 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो सिविल एविएशन है, तो जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पर आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये जो बॉडी है ये किसके अंडर आती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। तो इस बॉडी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये बॉडी यहाँ पर क्या काम करती है। ओके, तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरलाइन, इंडिया हैज वन ऑफ द वर्स्ट सेट ऑफ रूल्स ऑन फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एंड रेस्ट पीरियड। तो इसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे जो फ्लाइट्स और उनका जो ड्यूटी का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे हमें क्या करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। और कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि हम ज्यादातर उन पायलट्स को यहाँ पे असाइन करते हैं फ्लाइट्स जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, उनको फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हम उन्हें फ्लाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण उनका जो बर्डन होता है वो और ज्यादा क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सिर्फ आपके लिए ये जो बॉडी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बॉडी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये आपकी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट सिविल एविएशन इन इंडिया, प्राइमरली डीलिंग विद सेफ्टी इश्यूज। यहाँ पर ये जो बॉडी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। अब आप लोगों को ये बताना है कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये क्या करता है, जो इंडिया का सिविल एविएशन है उसको रेगुलेट करता है, उसके यहाँ पे जो सेफ्टी इश्यूज हैं, जो भी प्राइमरी इश्यूज होते हैं उसको डील करना किसका काम होता है, डीजीसीए, इस बॉडी का यहाँ पर काम होता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है आपकी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इंडिया के वेरियस पार्ट्स में इसके रीजनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलते हैं। फंक्शंस क्या क्या है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट, कोई भी आपका सिविल एयरक्राफ्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। और हम बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ द एयरवर्थिनेस ऑफ सर्च एयरक्राफ्ट, यहाँ पे फॉर्मुलेशन करना है स्टैंडर्ड्स का कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड है या नहीं है। लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना पायलट्स को, मेंटेनेंस, जो इंजीनियर्स हैं उनको एयरक्राफ्ट
का जो इंजीनियरिंग है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन है, चेक्स एंड उनका जो भी पूरा पर्पज होता है, हमारा जो फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट है उसको पूरा चेक करने का काम भी किसका होता है, DGCA का हमारा होता है, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू एक्सीडेंट, जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं तो उन पर इन्वेस्टिगेशन करना, है ना, ये सारा काम भी किसका होता है, DGCA का होता है। ओके, आई होप आपको ये बॉडी क्या है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट बॉडी आ जाती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे इंडिया में क्या है हमारा, इंडिया में हमने DGCA की बात करी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये आपकी क्या है, UN स्पेशलाइज एजेंसी है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1944 में जो हमारा गवर्नेंस है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये शिकागो में आपका कन्वेंशन होता है, जिसमें इसका जो काम था टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, गवर्न करना, तो इन सारी चीजों के लिए शिकागो में आपका कन्वेंशन होता है, जिसके तहत यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ये जो कन्वेंशन है इसमें 193 जो स्टेट मेंबर्स हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनका इसमें कंसेंसस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको व्हाट इज ICAO ये आपको क्लियर होगा कि कौन सी बॉडी यहाँ पे किससे रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव AI सिस्टम। अब देखिए AI सिस्टम क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन में हम क्या करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस को पुट करना चाहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा इंटेलिजेंस आपकी कहाँ से आती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नेचुरली यहाँ पे क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरली ये आपको गॉड गिफ्टेड है ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंस है। बट हम हमारी जो इंटेलिजेंस का यूज करके क्या कर रहे हैं, जो आपकी मशीन्स हैं उनको भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके हमें बहुत सारे फायदे भी हैं और फायदे के साथ साथ हमें इसके बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में पूरा ये डिस्कस किया गया है कि अब हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले रेगुलेट करना होगा इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि इसके बहुत सारे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोग इसका यहाँ पर जो पॉजिटिव्स है उस पर यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, इसके जो नेगेटिव्स हैं इस पर यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे टुडे more than 50 countries have initiated underway to develop or issue digital identity credentials which will form a foundation of this identity assurance framework। तो यहाँ पर आज के टाइम पे 50 से ज्यादा कंट्रियों ने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि वो क्या करेंगे, जो डिजिटल आइडेंटिटी है, क्रेडेंशियल्स हैं, उसके लिए एक फाउंडेशन यहाँ पर बनाएंगे और एक फ्रेमवर्क यहाँ पे एश्योर करेंगे, जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो प्रॉब्लम्स, जो उसके नेगेटिव्स हैं, जो कॉन्स हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है, उससे हम डील कर सकें, जो कंसर्न्स हैं हमारे उससे हम डील कर सकें। अब कंसर्न्स क्या क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका, ठीक है, हम मशीन में क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं ताकि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सके। बट आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग ही क्या कर रहा है, उसको बना रहा है, तो उसकी तरह काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नाउ यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका इशू आ जाता है किसका, डीप फेक्स का। हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा, डीप फेक्स क्या है आपका, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है डीप फेक्स का, इसमें हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की वॉइस क्रिएट कर सकते हैं, उसकी फोटो जनरेट कर सकते हैं और वो आपको ऐसी लगेगी कि वो मतलब कि रियल है। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो यहाँ पे मतलब कि गलत तरीके से क्रिएट किया गया है। तो ये आपके डीप फेक्स होते हैं और डीप फेक्स का यूज किया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। हमने बहुत सारे केसेस देखे थे। एक हमारे जो US के प्रेसिडेंट्स थे ओबामा जी, उनका एक वीडियो यहाँ पे सामने आता है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं। तो ये जो डीप फेक है ये सबसे बड़ा इशू हमारा सामने आता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए मोस्ट प्रेसिंगली AI पावर टूल आर इनेबलिंग बैड एक्टर्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल एंटिटीज दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमन ऑनलाइन। यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनसे हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अलग ही नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे क्या होता है, डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, जो सिक्योरिटी हैक्स हैं, फ्रॉड है, हेट स्पीच है, शेमिंग है। तो ये सारी चीजें हमें क्या देखने को मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन का हो रहा है, एक तरीके से जॉब लॉस हो रहा है।
इसका जॉब लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर कंसर्न है। बट इसके पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव क्या क्या है, आप हेल्थ सेक्टर में इसका पॉजिटिव ले सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हम इसका पॉजिटिव ले सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी गवर्नेंस में, है ना, जो आजकल हम आपका जो पेपर वर्क होता है सारा हम डिजिटलाइज कर चुके हैं, तो वहां पर गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसके नेगेटिव्स के साथ साथ पॉजिटिव भी हैं, बट लोग ज्यादा यहाँ पर किस पर फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव्स में। तो यहाँ पर हमें एक एश्योरेंस चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, ये जो नेगेटिव्स हैं इससे डील कर सकें। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल का। तो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है Luna 25, Russia's first lunar mission in 47 years crashes into the moon। अब आप सभी कल से इस न्यूज को सुन रहे होंगे कि लूना का जो मिशन है, मतलब रशिया का जो मिशन था लूना 25, ये क्या कर चुका है, यहाँ पर ये मिशन आपका ये जो आपका लूना 25 था ये क्रैश कर गया। ठीक है, और रशिया ने भी इस वक्त कंफर्म अब कर दिया है कि हाँ ये जो हमारा मिशन है वो क्या हो चुका है, अनसक्सेसफुल रहा है, ये क्रैश कर गया। ओके, अब लूना 25 की बात करते हैं। देखिए, अगर लूना 25 आपका कहाँ लैंड करने वाला था, जो आपका मून है, मून का साउथ पोल, क्योंकि जो साउथ पोल है मून का वो लाइट की उसमें कांटेक्ट में नहीं आता है, तो वहां पर जो आपका वाटर है, जो वहां का फ्रीज्ड वाटर है, उसको यहाँ पर कंसर्न करने के लिए, मतलब उस वहां पर रिसर्च करने के लिए यहाँ पे लूना 25 आपका जाता है, जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1976 के बाद ये रशिया का पहला मिशन था, जो कि अभी यहाँ पर क्या होता है, आपका अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। रशिया नहीं, रशिया से पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, अब तक 3 कंट्रीज हैं आपकी जो मैनेज कर पाई हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल यहाँ पर मून में लैंडिंग की है। कौन कौन सी, सोवियत यूनियन, यूएस एंड चाइना। तो आपको ये याद रखने की, ये जब से यहाँ पर ये आपका जो लूना 25 है, ये जब से यहाँ पर क्रैश हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि रशिया का जो अभी स्पेस वाला पॉइंट है वो थोड़ा क्या है, हमें इतना ज्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं देता इन कंपैरिजन टू सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन रशिया का पार्ट था, हमें ये समझने की जरूरत है, बट सोवियत यूनियन अलग है आपका, और आज के टाइम का जो रशिया है वो अलग है। तो अब तक यहाँ पर मून पर 3 कंट्रीज ने मैनेज किया है, प्रॉपर एक सक्सेसफुल लैंडिंग की है। किस किसने, सोवियत यूनियन ने, यूएस ने और चाइना ने। ठीक है, उसके बाद रशिया का ये फर्स्ट मून मिशन था 1976 के बाद, जिसमें यहाँ पर रशिया, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि रशिया स्पेस पावर स्टेटस फ्रॉम अ टाइम व्हेन इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एन एयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन बोट टू अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमारा ये पहला मिशन था। अब देखिए, हमने देखा लूना 25 जो आपका था वो चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च हुआ, बट हमने यहाँ पर ये देखा कि चंद्रयान 3 और लूना 25 सेम डे पर क्या करने वाले थे, यहाँ पर लैंडिंग करने वाले थे। इसका मेन रीजन क्या है, तो आपको ये समझना होगा कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था उसका पाथ यहाँ पर अलग था, उसका जो ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री थी वो अलग है, और जो हमारा लूना 25 था उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी, ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री, वो अलग थी। हमारा जो चंद्रयान 3 उसने पहले क्या किया, अर्थ की जितने भी ऑर्बिट्स हैं इनको यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद जो मून के ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर इसको कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो इसरो है वो बहुत ही कम बजट में क्या करता है, इस तरीके के स्पेस मिशन यहाँ पे कंडक्ट करता है, इसलिए इसरो को यहाँ पे प्रेज भी किया जाता है इस चीज के लिए। ओके, हमारा जो यहाँ पर मार्स मिशन भी होता है उसमें भी आपने देखा होगा कितना ज्यादा यहाँ पे प्रेज कर रहे होंगे। तो इसरो यहाँ पर क्या करता है, कम बजट में यहाँ पर स्पेस में मतलब कि आपके मिशंस को कंडक्ट करता है। लूना 25 की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जो लूना 25 इसका क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसा होता है, ये इसमें अर्थ का कोई भी ऑर्बिट नहीं है, डायरेक्टली इनको यहाँ पे पावर यहाँ पे बूस्टिंग की जाती है, और ये बूस्ट करके यहाँ पर कहाँ आता है, जो हमारा मून है उसके ऑर्बिट में यहाँ पर आता है। बट उसके यहाँ पे एक जो सेफ लैंडिंग है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है, उसका जो कांटेक्ट है कल से खत्म हो जाता है, और फिर यहाँ पे चंद्रयान 3 के द्वारा ही जो कुछ पिक्चर्स है उसको यहाँ पर भेजा गया, जिससे ये पता चला कि इसका जो आपका डेब्रिश है, जो मलबा है लूना 25 का, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मून के सतह पर देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आज न्यूज तो हमारी इतनी थी, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके ना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हमारा हिंदू फीमेल स्कूल था, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ये बता दिया जाए।
ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा कि आपका जो हिंदू फीमेल स्कूल है उसके सेक्रेटरी यहाँ पर कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ बैतूल स्कूल स्टैब्लिश इन 1849। ये आपका 1849 में स्टैब्लिश होता है। इसको हम हिंदू फीमेल स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।